पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपद से पहुंचे आजाद समाज पार्टी लीगल सेल के सम्मानित अधिवक्ता पदाधिकारी, इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी लीगल सेल के चेयरमैन, उनके साथ जो मऊ डिस्ट्रिक्ट से सम्मानित अधिवक्तागण जो मंच पर बैठे, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। मेरे सामने उपस्थित ये अधिवक्ताओं का जनसमूह और ऊपर नीचे जहां जिसको जगह मिली वहां इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हमारे नौजवान टीम आदमी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। मेरी दाहिनी तरफ बैठी हमारी अधिवक्ता बहनें, उनको भी इस प्रोग्राम के लिए आने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज हम लोग अधिवक्ता सम्मेलन में हैं और मैं प्रयास करूंगा कि मेरा सारा विषय जो है वो अधिवक्ताओं पे रहे, लेकिन समाज का एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते कई अन्य चीजों पर भी आपका ध्यान आकर्षित कराना जरूरी है, क्योंकि अधिवक्ता हम तब तक हैं जब तक हम कोर्ट रूम में हैं, उसके बाद हम समाज के जागरूक नागरिक भी हैं। उन चीजों पे भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। अपनी बात को शुरुआत करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, जिनकी वजह से हम लोग हैं, अगर वो ना होते और ना कार्य करते, अपने जीवन में अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ के समाज के भविष्य के लिए ना संघर्ष करते, तो शायद ऐसे अवसर आज प्राप्त नहीं होते। अच्छी बात यह है, समय तो लगा, लेकिन आज हम लोग वास्तविक मुद्दों की तरफ बात करने लगे। आपके मन में मुझे लेके बहुत सारे सवाल जवाब स्वतः ही प्यार विश्वास उम्मीद हो सकती, लेकिन मेरे मन में भी आपको लेके बहुत सारी चीजें हैं। जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, जब तक आप मुझे नहीं सुनेंगे, मैं आपको नहीं जानूंगा, शायद हम लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ पाएंगे। कम समय में एक अच्छा अवसर जो है मऊ की ऐतिहासिक धरती पे हम सब लोगों को मिला है कि आप मुझे सुने और मैं आपको सुन रहा था, और एक दूसरे के साथ मिलकर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। जब बात अधिवक्ताओं की होती है तो अधिवक्ता मात्र कोई काले कोट वाला व्यक्ति नहीं होता है। जब मैंने LLB की, उसके पीछे मेरे पिताजी का एक सपना था। मेरे पिताजी ने किसी व्यक्ति को उसके बुरे समय में कुछ पैसे उधार दिए और 20 साल तक उस मुकदमे को लड़ते रहे। 20 साल लड़ने के बाद अधिवक्ता तो नहीं बदले, लेकिन जज कई बदले, और जज अंत में उनसे कहते जाने से पहले कि, क्योंकि मेरे पिताजी एज ए प्रोफेशन एक टीचर थे, प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, तो वो उनसे कहते कि मास्टर जी फैसला कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 20 साल के बाद मेरे पिताजी ने एक जज साहब की बात मान के फैसले के लिए स्वीकारिता दी कि ठीक है, आप कह रहे हैं, मुझे भी लड़ते बहुत दिन हो गए, 20 साल हो गए, फैसला कर लेते हैं, आप आदेश कीजिए फैसला कैसे है।
तो उन्होंने कहा मैं बात करूंगा, मैं दूसरे वकील को बुलाऊंगा, दूसरे पक्ष को भी बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका मामला निपटवा दूं। 20,000 रुपए से कुछ ज्यादा रकम मेरे पिताजी ने दी और जैसा आपने कहा कि मास्टर जी 5,000 रुपए में इसको निपटा दिया। तो मेरे पिताजी ने जज साहब से कहा, साहब मुझे 20 साल हो गए, मैं नौकरी पसंद व्यक्ति हूँ, मैं हर हफ्ते तारीख पे आता हूँ, जितने पैसे मैंने दिए थे उससे ज्यादा तो मेरे तारीखों पे खर्च हो गए। ये कैसा न्याय जो है आप कह रहे हैं कि जो मैंने रकम दी है वो भी मुझे आप वापस नहीं करा रहे, तो बताइए न्याय कैसे हो? वो बात उनके मन को इतनी चुभी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें एक अच्छा वकील बनना है जो तुम लोगों को न्याय दिला सको, ऐसा वकील नहीं बनना जिसके साथ 20 साल तक मैं चक्कर काटता रहा, मुझे न्याय नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा अगर क्योंकि आज अवसर है तो आप पीसीएसजे क्वालिफाई कर जाओ, तो अगर आप जैसा अच्छा व्यक्ति बैठेगा उन चेयर पे तो लोगों की मदद होगी आसानी से। जो न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ उसमें न्याय में बड़ा समय लगता है, तो हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि मेरे दिखाई सीख के बाद आप लोग, अगर आपको अवसर मिला तो आप लोगों को न्याय में मदद करोगे। और इस उद्देश्य से मैंने पिताजी की बात मान के वकालत की। लेकिन जब मैं पहली बार प्रैक्टिस के लिए कोर्ट आया तो मैंने अधिवक्ता के साथ एक स्लोगन भी लिखा था, लॉयर बॉन्ड फॉर जस्टिस, अधिवक्ता न्याय के लिए पैदा हुए। अब बुरी बात यह है कि आज जहां हम इकट्ठा हुए, हम अधिवक्ता लोग न्याय मांग रहे हैं, हमें भी न्याय मिल जाए। देखिए, जिनसे न्याय के लिए, जो न्याय के लिए है, वो आज न्याय मांग रहे हैं कि हमें, हमारी प्रथम जो मांग है वो ये है कि हमें हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। यही मांग है ना पहले, और ये मांग न्यायोचित भी है। मगर मेरा ये मानना है कि मांगने से तो इस देश में आज तक कोई चीज नहीं, जिसको जो भी अधिकार चाहिए था वो उसके लिए लड़ा। और अगर हम ये अधिकार चाहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अगर हर डिस्ट्रिक्ट में सम्मेलन करके अपनी बात को कहने लगना है, तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में बैठे कोलोजियम्स के जरिए बैठे जजों की जमीन सरक जाएगी, वो लोग खुद इस पर चर्चा करने लग जाएंगे। क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो मां को एहसास नहीं होता कि बच्चों को भूख लगी। हम लोग जब तक अपने हक अधिकारों के लिए बोलेंगे नहीं, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई अधिकार हमें इस व्यवस्था में बैठे लोग जो ऊपर पायदान में बैठे वो हमें देंगे। सम्मानित साथियों, जो आंदोलन आज हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे पहले भी कई लोगों ने चलाया। क्योंकि आंदोलन तो कोई भी चला सकता है, लेकिन उसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का होता है। जिस आंदोलन में उस समाज के बुद्धिजीवी लोग जुड़ते नहीं, वो आंदोलन कभी कामयाब नहीं। और वंचित वर्ग का जो आंदोलन है वो किसी भी विषय के लिए, उसकी नाकामयाबी को, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर को हम भारत का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति कहते हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया 18 मार्च 1956 को आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने पूरी आबादी से सवाल नहीं किया, उन्होंने पढ़े लिखे लोगों से सवाल किया, जिन पढ़े लिखे लोगों पे बाबा साहब अम्बेडकर को भरोसा था कि वो अपने ज्ञान का प्रयोग इस समाज की तरक्की के लिए करेंगे। सम्मानित साथियों,
आज हम लोग आजादी के 70-75 साल करीब क्रॉस कर चुके हैं और जब से देश में संविधान लागू हुआ उसको भी हम 70 साल प्लस क्रॉस कर चुके हैं। जिन अधिकारों के लिए आज हम लोग एकजुट होकर संघर्ष करने की बात कर रहे हैं, अगर उन अधिकारों के लिए आंदोलन मजबूती से पहले चला होता तो आज वो अधिकार शायद हमें मिल चुके होते। समय परिस्थिति समझिए कि या लोगों की कम जरूरत की, लोगों ने इस जरूरत को बड़ा मजबूत माना ही। अगर न्यायपालिका में हमारे लोगों की भागीदारी नहीं होगी, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिन मामलों में हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं वो उसमें न्याय होने की संभावना 0 हो जाती है। आज जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं उन पे भी न्याय की उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय से और उच्च न्यायालयों से ना के बराबर। इसका ताजा उदाहरण अगर आप देखोगे कि न्यायपालिका में ना रिजर्वेशन ना होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक पीठ ने 5 स्वर्ण जाति के जज उन्होंने बैठ के तय किया कि 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण स्वर्ण जातियों के बच्चों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और 3 जज साहब ने कहा कि मिलना चाहिए, 2 ने कहा कि मिलना तो चाहिए लेकिन इसका आधार इकोनॉमिक है, आर्थिक आधार है, तो इसमें SC ST OBC के लोग भी होने चाहिए। अंत 5 स्वर्ण जजों ने तय किया कि 10% EWS उच्च जातियों के बच्चों को मिलना चाहिए। एक पैमाना भी उन्होंने तय कर दिया जो सरकार ने अपनी सुविधा से लागू किया था कि 8 लाख रुपए तक उनकी जो है सीमा, गरीबी की जो सीमा है वो 8 लाख रुपए तय की गई। वहीं 2.5 लाख 3 लाख पे और 6 लाख पे दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को मैंने यूपी में एक को देखा था कि 6 लाख क्रॉस जिन लोग आय की सीमा जिनकी होगी थी, कई बच्चों को जो है सिविल सर्विसेज के नियुक्ति से जो है निष्कासित कर दिया गया है। ये देश की न्यायपालिका का जीता जागता उदाहरण है, भ्रष्ट न्यायपालिका का, कि 8 लाख रुपए पे उच्च जाति के लोग गरीब होते हैं और 2.5-3 लाख 6 लाख पे जो तथाकथित जिनको नीची जाति कहा जाता है, जिनको दलित पिछड़े आदिवासी कहा जाता है, जिनको शूद्र कहा जाता है, उनको गरीब माना जाता है। जिस दिन ये फैसला आया उस दिन फिर पुनः हमें एहसास हुआ, फिर इस पे चर्चा हुई कि क्लोजर सिस्टम खत्म होना चाहिए। आइए बात करते हैं उस वास्तविक मुद्दे की जिससे सारी परेशानियां खड़ी हो गई। ये आपका सबसे पहला मुद्दा था, इसलिए मैंने सबसे पहले मुद्दे को सबसे पहले आपके सामने रखा। अब मैं अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात को आप गहराई से सुनेंगे और समझेंगे। आज इस देश में हजारों साल से सताए गए, अधिकारों से वंचित की विपक्षित जातियों के अंदर एक जोश जुनून जो है वो पैदा हुआ। वो जोश और जुनून इसलिए पैदा हुआ है, आज उनके अंदर एक झटपटाहट जो है देखने को मिल रही है कि वो आज अपने अधिकारों को पढ़ के अपने अधिकारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके अपने अधिकारों को लेने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए संघर्ष की भूमिका में आ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समाज का वंचित वर्ग का बुद्धिजीवी तबका
बड़े पैमाने पे जिस तरह से अधिकारों का हनन हो रहा है, अधिकार लूटे जा रहे हैं, उस पर वो चिंतन कर रहा है। ये अकेले मेरे आपके चिंतन का कारण नहीं है। आज जो भी बुद्धिजीवी जिस भी विभाग में है, वो अपने घर में, परिवार में, समाज में, दोस्तों में, जहां भी वो अपनी बात को जिम्मेदारी से रख सकता है, वहां बैठ के चर्चा कर रहा है कि किस तरह से आज हमारे अधिकार जो संविधान में हमें मिले थे उनको लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। और जब किसी विषय पर चर्चाएं होती हैं तो जिनके लिए चर्चाएं होती, जैसे ही वो मुद्दा उनको जाकर अटैच करता है तो झटपटाहट, एक आक्रोश देखने को मिलता है। ये जो वर्तमान की सरकार है केंद्र की, और उत्तर प्रदेश में भी जो सरकार है, इस सरकार में जो केंद्र की सरकार है, पिछले 7-8 सालों में जिस तरह से SC, ST, OBC के बुनियादी अधिकारों को लूटने का काम किया है, सरकारी संपत्ति को बेचने का काम किया है, जिस तरह से सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने का काम किया, जिस तरह से लेटरल एंट्री और तमाम तरह की चीजें तैयार करके जो थोड़ा बहुत अधिकार आरक्षण के रूप में मिल रहा है उसको छीनने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश तो गया है कि ये जो लोग हैं ये अपने पुरानी व्यवस्था पे इस देश को लाना चाहते हैं। और वो उन लोगों को जो संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के बारे में समझते हैं, जानते हैं, उसकी ताकत को जानते हैं, उनके अंदर एक डर, भय का माहौल बना। और जब कहते हैं ना भय बिना प्रीत नहीं होती, तो जब भय हुआ तभी हमारे लोगों ने चर्चा की। और चर्चा यह है कि आज इस देश के संविधान को खतरा है। खतरा किनसे है, खतरा क्यों है, ये भी बात मुझे आपको बतानी नहीं पड़ेगी। आप बेहतर मुझसे जानते हैं कि खतरा किनसे है और क्यों है। सम्मानित साथियों, हम ये आंदोलन इसलिए चला रहे हैं क्योंकि इस देश में जो भी अधिकार हमें मिले हैं वो संघर्ष करने से, आंदोलन के जरिए मिले हैं। इस देश को आजादी भी आंदोलन के जरिए मिली है। हम आंदोलन उनके लिए चला रहे हैं। हम तो थोड़ी बहुत छोटा मोटा रोजगार हमारे वकील साथी और साथी भी कर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम पायदान में व्यक्ति बैठा है उसको अधिकार कैसे मिले, उनके लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। चलाना इसलिए जरूरी है कि जो अधिकार हमें संविधान ने तो दिए, मगर सरकार जो सरकारें बैठी वो अधिकार हमें, उनका लाभ हमारे लोगों को नहीं देना चाहते। मैं वकीलों को इस तरह से भी देखता हूं कि जब सरकार के सहारे में पुलिस की लाठियां जो है आम जनता की तरफ बढ़ती हैं, जब निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे लगा के जबरन जेल डाला जाता है, जब सरकार की तानाशाही का आम जनमानस शिकार होती है, तो वो अगर भगवान के बाद किसी को याद करते हैं तो वो वकील होते हैं। और उनको ये उम्मीद होती है कि ये व्यक्ति मुझे, मैं क्योंकि जेल में भी रहा, जब वकील साहब आते हैं तो बंदी को उम्मीद होती है कि वकील साहब अच्छी खबर लाएंगे या वकील साहब अच्छा संदेश देने को आएंगे। यानी कि सरकार के पूरे तंत्र के सामने अगर कोई सीना तान के खड़ा हो सकता है तो वो वकील हो, क्योंकि वो अपने अधिकारों को आम आदमी से बेहतर तरीके से जानता है। और जब सरकारी एजेंसियां झूठ को जो है परोस के किसी को जबरन सजा दिलाने काम करती है, तो वो अपनी बुद्धि के दम पे, अपने ज्ञान के दम पे, अपने अनुभव के दम पे कोर्ट में तमाम तरह के साक्ष्य प्रस्तुत करके और उस निर्दोष व्यक्ति को सुरक्षित करने का काम करता है। तो वकील सिर्फ वकील नहीं है, सिर्फ एक रोजगार नहीं, एक पेशा नहीं है वकालत। ये आम जनमानस को न्याय दिलाने की व्यवस्था का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर सोचिए वकील नहीं होते तो क्या आम आदमी जज साहब से अपने लिए न्याय की मांग कर पाता? तो दुनिया में जहां भी लोकशाही है और वहां अन्याय होता हो तो न्याय और पीड़ित के बीच की कड़ी है वकील। लेकिन आज मैं उनके कंधों पे कुछ और जिम्मेदारी भी देखता हूं। भारत में
व्यवस्था के लोग, व्यवस्था बना के जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई उन्होंने एक षड्यंत्र भी बनाया। और आप लोग भी इस बात से 100% सहमत होंगे, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो अधिकार संविधान में तैयार लिख दिए गए कि ये अधिकार मिलने चाहिए, उनको लागू कराने के लिए लोकशाही की, लोकतंत्र की व्यवस्था हो। 1 वोट 1 वैल्यू, राष्ट्रपति हो या किसान, सबकी वोट की वैल्यू एक समान। और वोट का अधिकार मिला। महापुरुषों को यह उम्मीद थी, जिनमें अगर मैं नाम लेने लगूं तो महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, पेरियर रामा स्वामी नायकर, पेरियर यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती जी, मान्यवर काशी राम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, ये सारे ही महापुरुष इस आंदोलन को बुद्ध से लेकर और मान्यवर काशी राम तक सतत जो है आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि व्यवस्था की जो पालन करता थे वो अधिकार देना ही नहीं चाहते थे। इस पूरी सतत प्रक्रिया में 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद जो अधिकार हमारे हिस्से में आए संविधान के जरिए, वो जमीन पे कैसे इंप्लीमेंट हो, उसके लिए लोकशाही देश में आई। और ये उम्मीद की गई कि जो अधिकार ये लोग मांगने से नहीं दे रहे हैं, हमारी चीखें सुन के नहीं दे रहे हैं, हमारे लोग वोट के जरिए, वोट की ताकत से अधिकारों को प्राप्त करने का काम करें। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा षड्यंत्र ये है, एक इसमें धन को बड़े पैमाने पर जोड़ दिया गया कि पैसे वाले लोग ही लोकशाही में कामयाब हो सकते हैं। जिनके पास पैसा होगा वही अपनी वोट के जरिए, अपने बुद्धि के जरिए या राजनीति के जरिए कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, भारत में चाहे वो केंद्र की सत्ता के लिए चुनाव हो या प्रदेश की सत्ता के लिए, जितने % वोट देके लोग सरकार बनाते हैं, उससे ज्यादा % लोग वोट का प्रयोग ही नहीं करते। अगर आपको याद हो तो अभी 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, कितने % पोलिंग हुआ, अगर कोई साथी बताए। यहां बैठे किसी भी सम्मानित साथी को याद हो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कितने % वोट हुआ था? कितना? नहीं, 54% हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 54% लोगों ने वोट दिया। और जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी, उनको कितने % वोट पड़ा होगा? 41। जबकि आंकड़ा गलत है, लेकिन मैं बस आपका ध्यान यहां लाना चाहता हूं कि 54% लोगों ने वोट दिया और 46% लोगों ने वोट नहीं दिया। और 40% से कम वोट लेके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार यहां उत्तर प्रदेश में बन गई। यानी कि जितने % लोगों ने वोट देके सरकार बनाई, उससे ज्यादा % लोगों ने अपनी वोट का प्रयोग नहीं किया। ये देश की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मजाक है। सोचे अगर ये 40% लोग भी वोट करते तो सत्ता किसी और की भी हो सकती थी, नहीं हो सकती थी? बताइए। दुश्मन बड़ा चालाक, दुश्मन दूर से बैठ के कहता है कि ये दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोग, मुसलमान सबसे ज्यादा वोट करते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जिसको सत्ता की ताकत पता है वही सबसे ज्यादा वोट करता है। आप और हम तो ये सोचते हैं किसी की सरकार बन जाए, जो संवैधानिक अधिकार है वो तो मिल जाएंगे। अधिकार कहां मिल रहे हैं? अभी 68,000 शिक्षक भर्ती में
घोटाला करके 20,000 पद दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के छीन लिए गए। हम लोग चुप रहे क्योंकि वही इसको तकलीफ हुई जिसका बच्चा शायद उसमें होगा, उसी को तकलीफ हुई। बाकी लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग, हम लोग बस अपनी बारी का इंतजार करते रहे कि कब ये हमारे साथ हो, तब हम चिल्लाए। पिछले 1 साल की गतिविधियों से सरकार के हमारे लोगों को एहसास हुआ कि इस देश में कुछ बदलाव हो रहा है और फिर उनके अंदर झटपटाहट पैदा हुई। इसलिए हम लोग अधिवक्ता सम्मेलन में 4-6 घंटे से बैठे हुए हैं ये जानने के लिए कि देश में के क्या हालात अभी क्या है और क्या चल रहा है। मुझसे भी हम यही जानना चाहते हैं। तो जो आप जानना चाहते हो ये है कि अगर आज आप अपने पैरों पर खड़े होके इस देश के, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश के किसी भी प्रदेश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अगर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे तो आने वाले 5-7 साल में देश उन्हें उस व्यवस्था पर चला जाएगा जिस व्यवस्था पर 1950 से पहले हम थे। जिस व्यवस्था में आज चाहे कोई अपने आप को शूद्र कह रहा हो या पिछड़ा कह रहा हो या दलित कह रहा हो या आदिवासी कह रहा हो या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक कह रहा हो, उसके पास अगर ज्यादा से ज्यादा अधिकार होंगे तो वो ये अधिकार ये होंगे कि वो मालिक की दी गई थोड़े बोलते झूठन पे, रोटी पे वो जिंदा रह सके। इसके अलावा कोई अधिकार मुझे नहीं नजर आता। पहले आदमी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करता था, अपनी बात को रखने की आजादी थी, लेकिन आज कहां आंदोलन करने जाओ तो लाठी मिलती है, झूठे मुकदमे मिलते हैं। कोई अपनी बात रख लो तो सरकार के लोग के इशारे पे झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। कहां है लोकशाही, कहां है संविधान के आर्टिकल, संविधान के जो अधिकार। और पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी तबका अपनी बात को, अपने अंदर इस दर्द को महसूस तो करा सकता है, लेकिन आम आदमी तक नहीं पहुंचा पा रहे। यहां कमी आ रही है। अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ लें कि हमें करना क्या है, तो मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई जल्दी जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ सकती है। जो पीड़ा, जो दर्द, जो खतरा हम लोग महसूस कर रहे हैं, अगर हम लोग अपने अपने समाज में जाके, इस बहुजन समाज में जाके इसको बताने का काम करें और समाज को जागरूक करने का काम करें तो शायद हमारे लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए पुनः तैयार हो सकते हैं। हमारे सम्मानित साथी पाल साहब जब अपनी बात को रख रहे थे तो वो काशीराम साहब का जिक्र कर रहे थे और अपने आप को सौभाग्यशाली कह रहे थे। ये एक अटल सत्य है कि इस देश की पिछड़े वर्ग की उपजातियों को, जिनको जाति के नाम पे गालियां दी जाती थी, जिनको अपमानित किया जाता था, माननीय काशीराम साहब ने अपने समकालिक साथियों के सहयोग से उन जातियों के अंदर ये भावना पैदा करने का काम किया, उनको ये समझाने का काम किया कि आपको भी संगठित होकर, अगर आप संगठित हो जाओ तो आपको भी हिस्सेदारी और सम्मान मिल सकता है। और उसी का परिणाम है जो पाल साहब कह रहे थे कि मैं पहली बार पाल समाज का व्यक्ति जो है उस कौसिबली कॉलेज से जो है सबसे ज्यादा मतों से जीता। उन्होंने पिछड़े, सामाजिक और आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं, ये दलित समाज के लोग भी उसी में आते हैं। ये अपने आप को अलग मानने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच ये है कि आज के संविधान में जो पिछड़े और दलित और आदिवासी वर्ग के लोग हैं, ये सब एकजुट हैं। इसकी जानकारी अगर आपको करनी हो तो महात्मा ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी आपको पढ़नी चाहिए कि उन्होंने सब लोगों को अतिशुद्ध के रूप में उसमें कहा। दुश्मन चालाक है, वो अपने लोगों में भाईचारा पैदा करके और राजसत्ता पर बैठ के और हमारे अधिकारों को लूट रहा है, छीन रहा है और हमें गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन हम पढ़ लिख के भी समझदार नहीं बन पाए। हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग आपस में लड़ रहे हैं और अपने
अधिकारों की उम्मीद दुश्मन से कर रहे हैं कि दुश्मन हमें देगा, इसलिए हम छले जा रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोगों का मंच है, इसलिए मैंने नौजवान साथियों से कहा कि वो पीछे हट जाएं और पढ़े लिखे लोगों से मुझे बात करने दें। हमें ये आज हमारे ऊपर ये सवाल है कि पिछड़ा आंदोलन चला और उनकी वजह से हमें अधिकार मिले, मगर मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं कि अगर आज आंदोलन नहीं चलेगा तो आने वाली पीढ़ी के हिस्से में इस देश में क्या बचेगा, आप बताइए। पहले भर्ती आती थी, भर्तियों में आरक्षण के जो सिद्धांत है उनको पूरा किया जाता था। फिर गांव में खबरें आती थी कि उसका फलाने का बच्चा जो है आज इस विभाग में नौकरी लग गया, उसका बच्चा जो है विभाग में नौकरी लग गया, उसके बच्चे का विभाग में सिलेक्शन हो गया। पिछले 4-5 सालों में तो शायद किसी गांव में खबर आई हो कि किसी पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, राजभर, गुर्जर, जाट, यादव, मौर्य, कुशवाहा का बच्चा सरकारी नौकरी पे लगा। चमार, भानु, वाल्मीकि, कोरी, कुरील की तो इनको तो छोड़ ही दो आप। मैं तो उन पिछड़े वर्ग जातियों के लिए कह रहा हूं, जिन लोगों को 52% होने के बाद इस प्रदेश में 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, वही अपने अंदर चेक कर लो कि कितने बच्चे आपके पिछले 5 साल में सरकारों ने, जो वर्तमान की सरकार है, वो नौकरी पे भेजे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हम हैं, बिजनेस कर नहीं सकते पैसे की कमी के कारण, और नौकरियां हमारी छीन ली गई। हम सब लोग अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगा। अगर ये नोटिफिकेशन आ जाए कि देश में कोई सरकारी नौकरी होगी तो हमारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाना भी छोड़ देंगे। ये हालात आज देश के हो गए। इसलिए मैं अपना दर्द आपसे ये कहने के लिए आया कि पिछड़े, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग भारत के संविधान में बनाई गई व्यवस्था के हजारों जातियों में बटे और जिनको जोड़ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी बना के जिनको बाबा साहब ने दोबारा संगठित करने का प्रयास किया। मैं उन वर्गों के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारत में अगर आपको अपने अधिकार बचाने हैं तो आज नहीं तो कल आपको एकजुट होना पड़ेगा। और अगर आप एकजुट नहीं होंगे, दुश्मन की साजिश पे को ना समझते हुए कि दुश्मन थोड़ी बहुत जो है, जैसे पशुओं के बीच में अगर थोड़ा सा चारा गिर दिया जाए, उदाहरण के तौर पे अगर कुत्तों के बीच में थोड़ा सा खाना भी गिर दिया जाए तो वो सारे कुत्ते उस थोड़े थोड़े से खाने के लिए एक दूसरे को काटने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी इस व्यवस्था ने हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का हाल बना दिया। भाई भाई से लड़ रहा है और भाई भाई की टांग खींच रहा है, लेकिन भाई भाई को ये नहीं बता रहा कि अगर इकट्ठे नहीं होंगे और एकजुट होकर अपने ताकत का प्रयोग नहीं करेंगे तो कल भाई भाई के साथ बैठने के और भाई भाई के साथ सम्मान का जीवन जीने के लायक देश में नहीं रहेगा। मैं तो बस आपको ये आज के जो हालात हैं उनमें सबसे जरूरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की सारी पूंजी को अपने पूंजीपति मित्रों को बेच दिया है और वो पूंजीपति मित्र भी जो है शायद कुछ दिनों में देश को छोड़ के भाग जाए। जितना देश पे कर्जा पिछले 60 सालों में या 70 सालों में आया था, उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री जो झंडा बुलंद खड़े हुए हैं, जो 56 इंच का सीना खुद को बताते हैं, उन्होंने उससे ज्यादा दुगना तिगना कर्जा पिछले 7-8 साल में बाहर से लेने का काम किया। और आज सच्चाई ये है कि देश के हर एक व्यक्ति पे कर्ज है और ये इस सरकार ने जो हिंदुत्व के नाम पे हमें एकजुट करने का काम करती है, कहने का काम करती है, चुनाव के समय हिंदू बताती है और चुनाव के बाद हमारे लोगों की खाल खींचने का काम करती है, उस सरकार ने उत्तर प्रदेश और देश में हमें दिया। हमारे लोग चंद छोटे छोटे स्वार्थों में इनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं
कि दुश्मन थोड़ी सी सुविधा देके अपने वास्तविक उद्देश्य को हमारी वोट के जरिए पूरा कर रहा है।